तो आज अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया है वो आप सुबह से ही देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इस हमले से पूरी दुनिया में शॉक वेव फैल गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नातांज एटमी सेंटर पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बमों की बरसात की। यहां जो धमाके हुए उससे न सिर्फ ईरान दहल गया बल्कि कई देश क्रोध से भर गए। ईरान और इजरायल में तो युद्ध की आग भड़की ही हुई है, लेकिन अब युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री से अरब महायुद्ध का ग्राउंड बन सकता है। ईरान के एटमी कार्यक्रम पर हमले के बाद उसके दोस्त देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया भड़क गए। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने तो यहां तक कह दिया कि इसका परिणाम ऐसा होगा कि अमेरिका को पछताना पड़ेगा। वहीं तुर्की और सऊदी अरब ने भी अमेरिका के इस हमले को गलत और उकसाने वाला कदम बताया है। इस बीच इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मतलब ये कि इजरायल और ईरान युद्ध में अमेरिका के आने से एक साथ कई देशों की एंट्री हो गई है, खासकर अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की। इसीलिए अरब से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने की आशंका बढ़ गई है। देखिए, एक बड़ी खबर है, ईरान में इजरायल का हवाई हमला। ईरान के यज़्द शहर में भीषण हमला, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह। तो ईरान में इजरायल ने हवाई हमला किया है, ईरान के यज़्द शहर में भीषण हमला किया है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को इजरायल ने तबाह कर दिया है और इजरायल स्ट्रैटेजिकली ईरान के उन्हीं ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से इजरायल पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर हो, मिसाइल गोडाउन्स हो, मिसाइल सेंटर्स हो, मिसाइल फैक्ट्रीज हो, उन सबको निशाना बना रहा है। तो जब इजरायल ईरान को काबू कर पाने में विफल होने लगा तो अमेरिका को आखिरकार युद्ध में उतरना पड़ा। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचे, अमेरिका के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से तबाह करने का दावा किया है। इस पर ईरान आग बबूला हो गया है। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का अगला चरण। रात भर इजरायल पर मिसाइलें दागी गई, जिससे इजरायल थर्रा गया, लेकिन यह टकराव रुका नहीं है बल्कि और आगे बढ़ गया है। ईरान ने धमकी दी है अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। अब सबसे बड़ा घमासान अरब में होगी बारूदी वर्षा। न्यूक्लियर हमले का खौफ भी बढ़ा, क्योंकि आज रात आने वाली है कयामत। आधी रात ईरान इजरायल को दहला सकता है। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब वार्ता की गुंजाइश नहीं, बल्कि पूरी ताकत से आक्रमण का वक्त आ गया है। आर पार की जंग का वक्त आ चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने फोर्दो पर हमले का बदला तेल अवीव पर अटैक से लिया। ईरान ने इस्फहान पर हमले का बदला हाइफा पर हमले से लिया। ईरान ने नतांज पर हमले का बदला रामल्लाह से लेना शुरू कर दिया। और अभी भी प्रतिशोध बाकी। अभी तो सिर्फ इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट पर हैं, जो अरब में पड़ते हैं।
ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अमेरिका की स्ट्राइक बता रही है कि ईरान लगातार इजराइल पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध से बच रहे ट्रंप को अचानक सिचुएशन रूम में पहुंचकर बॉम्बर्स का रुख ईरान की तरफ करने का फरमान जारी करना पड़ा और बाकी का काम उनकी टॉम हॉक मिसाइलों ने कर दिया। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अमेरिकी हमलों से एटमी ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा ईरान ने दावा किया है, जबकि अमेरिकी हमलों से खामनेई और ज्यादा खूंखार हो उठे। अंडरग्राउंड बंकर से खामनेई ने सबसे बड़े हमले का फरमान जारी कर दिया और मिसाइलें गरजने लगी, फिर इजराइल जलने लगा। तेल अवीव, यहूदा, बीर याकूब, हाइफा, रामल्ला, नेबल्स, अशदोद और कई सेरा पर ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जबकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है ईरान के पास 20,000 से ज्यादा मिसाइलों की खेप है। इस बीच रूस चीन का सपोर्ट भी उसे मिल रहा है, यानी खतरा बहुत बढ़ गया है। खास तौर से इजराइल के लिए, और खामनेई कह भी चुके हैं इजराइल के खात्मे का वक्त आ चुका है। और बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3.0 फिर शुरू हो गया, जिसके तहत इजराइल पर 20वां हमला किया गया। कुल 40 मिसाइलें दागी गई। इस बार हमले के लिए खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे 10 से ज्यादा शहरों को दहलाया। इजराइल में जहां हमला किया वहां पहला टारगेट था बेन गुरियन एयरपोर्ट, दूसरा टारगेट हाइफा नेवल बेस, तीसरा टारगेट तेल अवीव नेशनल हाईवे और चौथा टारगेट इलात में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था। टारगेट नंबर 5 पर याकूब में मौजूद आईडीएफ का कमांड सेंटर था। ईरान के हमले इतने ताकतवर थे कि इजराइल थर्रा उठा। टीवी9 भारतवर्ष लगातार युद्ध की कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा भी इजराइल में है। एक मिसाइल उनसे कुछ दूरी पर गिरी जिस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं, इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धूमधाम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें। तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं। हमले के लिए ईरान ने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने भारी तबाही मचाई। खैबर मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर। यह अपने साथ 1500 किलो विस्फोटक ले जा सकती। हमले के लिए खैबर के 4th जनरेशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को भेज सकती। इसे इंटरसेप्ट करने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित हुए। ईरान ने हमले में सैन्य ठिकानों के अलावा इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। अभी ईरान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। दावा किया जा रहा है ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी खेप है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के एटमी ठिकानों पर कर सकता है।
जिसमें सबसे पहला टारगेट डिमोना एटमी सेंटर है, जहां इजराइल ने 5 लेयर का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है। जिसमें आयरन डोम के अलावा हार्ड भी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ईरान उन सबको फेल करके डिमोना में आज रात भारी तबाही मचा सकता है। और अब ईरान के टारगेट पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कतर का अल उदैद एयरबेस है, जिसकी ईरान से दूरी 1872 किलोमीटर है, जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, जहां F-15E, F-16 और F-22 जेट की तैनाती है, जबकि B-52, B-1B, B-2 बॉम्बर्स का भी वहां बेस है। दूसरा टारगेट जॉर्डन का साल्ती एयरबेस है, जो तेहरान से 1831 किलोमीटर है। वहां F-16, F-15E जेट के अलावा UAV सर्विलांस तैनात है। इसके आगे तुर्की का इंसरलिक एयरबेस, जिसकी दूरी 1495 किलोमीटर है, वहां भी F-16, F-15E स्ट्राइक जेट अलर्ट मोड पर है, जिससे स्पेशल ऑपरेशन में सपोर्ट मिलता है। UAE का अल दफरा एयरबेस, जिसकी ईरान से दूरी 1217 किलोमीटर है, जहां F-35A, F-22 रैप्टर, F-15E जेट तैनात है। साथ ही RQ-4 ग्लोबल हॉक को भी लगाया गया है। अगला टारगेट ईरान से 750 किलोमीटर दूर कुवैत का अल सलाम एयरबेस है, जहां F-15C, F-16C जेट के अलावा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात है। बीती रात इजराइल को दहलाने के बाद भी ईरान का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। खामनेई बेहद गुस्से में, अब सीधे टकराओ अमेरिका से। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसके एटमी ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए सबको तहस नहस कर दिया। अमेरिका के हमलों की पूरे अरब में निंदा हो रही। ईरान इसे सबसे बड़ा धोखा बता रहा है, जबकि इसका बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरान पर अमेरिका ने एक आतंकी हमला किया है। अब ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार मिल गया, जिसमें वो फ्रंट लाइन पर आकर जवाब देगा। हम किसी भी कीमत पर परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, ना ही हमें कोई रोक सकता है। ये सीधे तौर पर ईरान की धमकी है कि वो परमाणु बम बनाकर रहेगा। इस टकराव को कई डिफेंस एक्सपर्ट्स अरब के लिए बड़ा घातक बता रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में टकराव ठीक लीबिया और इराक जैसे युद्ध की दिशा में जा रहा है। हालांकि मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पहले से काफी अलग। ईरान के हमले बता रहे हैं कि वो काफी तैयारी करके बैठा है। हो सकता है कि वो आत्मरक्षा के नाम पर परमाणु हथियारों का विकल्प चुने और इसके लिए NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाए। और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके ये मौका ईरान को दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और इजराइल में ईरान का भीषण हमला। तेल अवीव और हाइफा में बड़ी तबाही की है ईरान ने। हमले में इजराइल के 86 लोग घायल हुए। तो ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद वैश्विक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अमेरिका के इस कदम से यह युद्ध अब ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका अंजाम महाविनाश होगा। दुनिया का कोई भी देश इस युद्ध की आग से अछूता नहीं रह पाएगा। आशंका यहां तक है कि इस युद्ध में विनाश पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा होगा। आखिर अरब रीजन में इस भाग में कौन कौन से देशों की एंट्री होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। Breaking news. President Trump has just announced on social media that the United States has carried out airstrikes on all 3 nuclear sites in Iran. 6 B-2 bombers that were seen by... It's not just one bomb, it'll be a bomb after a bomb to get through that penetration.
जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अमेरिका की जिस हलचल की आशंका दुनिया के लिए अपशगुन बनने वाली थी, वो सच साबित होने लगी है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बम से हमला कर पूरी दुनिया के सामने युद्ध संकट खड़ा कर दिया है। और दुनिया भी ये मान रही है कि अब स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बारूदी आग में झुलसाने वाली है। और इसके लिए अब जिम्मेदार होंगे अमेरिका के वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन उनके इस कदम से स्थिति पूरी तरह बदल गई। हमले से बदले हालात, दुनिया ट्रंप के खिलाफ। दरअसल इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से माना जा रहा था कि अमेरिका इस जंग में एंट्री कर सकता है। इसके संकेत ईरान के घेराव से मिले थे। रूस, चीन समेत आधा यूरोप ईरान के संपर्क में था। सभी ने ट्रंप से युद्ध में ना उतरने की अपील भी की, लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। ट्रंप ने ईरान को दहलाने का आदेश जारी किया और 22 जून को व्हाइट हाउस के वॉर रूम में बैठकर ट्रंप ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतरते देखा। पूरी दुनिया को ट्रंप ने संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका ही पूरी दुनिया को चलाता है और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा सोचना ट्रंप की सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ईरान पर हुए इस हमले का अंजाम क्या होगा, ये शायद ट्रंप भी नहीं जानते। आशंकित करने वाला अंजाम विश्व युद्ध भी हो सकता है। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि संकेत हैं जो मिले हैं अमेरिका के हमले से ईरान पर कम हुए असर से। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमले के बावजूद सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और अगर ये सुरक्षित हैं तो ईरान का उद्देश्य अब परमाणु हथियार बनाना होगा। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य होगा अमेरिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई वाले हमले, और इन हमलों में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। अब अगर प्रश्न यह है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो यूएस के खिलाफ न्यूक्लियर हमले कैसे संभव है, तो इसका जवाब आपको चौंका सकता है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के अनुसार ईरान के परमाणु संयंत्रों का बुनियादी ढांचा बरकरार है। अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन की खुली छूट मिल गई है। ईरान परमाणु हथियार उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र है और कई देश ईरान को परमाणु हथियार आपूर्ति करने के इच्छुक हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह अमेरिका ने इजराइल का सहयोग किया, वैसे ही अमेरिका विरोधी देश ईरान को सहयोग देने में पीछे नहीं रहेंगे। तो क्या यह अनुमान ट्रंप को पहले नहीं था, और था तो किस रणनीति के तहत ये हमले हुए? और इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री के पीछे ट्रंप की रणनीति यह थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अंत किया जाए, ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता का संपूर्ण अंत कर दिया जाए, ईरान में तबाही मचाकर उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद रोक दी जाए, खामनेई को हटाकर ईरान की सत्ता पर अपनी कठपुतली को बैठा दिया जाए और जल्द से जल्द ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन क्या अमेरिका अपनी रणनीति में कामयाब हुआ? सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर ढांचे को क्षतिग्रस्त किया है। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका के हमले में ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दावा है कि ईरान अब भी परमाणु हथियार उत्पादन कर सकता है, और अगर ये सच है तो इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका अब खुद फंस गया है, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान के धार्मिक नेतृत्व को समर्थन भी मिलने लगा है। यही नहीं, ज्यादातर देश इस हमले के बाद अमेरिका के विरोध में भी आ गए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले तो किए, लेकिन उतनी रणनीतिक कामयाबी ट्रंप के हाथ नहीं लगी जितनी उन्होंने सोची थी। बंकर बस्टर बम के धमाकों के बावजूद भूमिगत न्यूक्लियर सेंटर बच गए, उल्टा यूएस के खिलाफ कई मोर्चे खुल गए। अमेरिका के खिलाफ अदावत के मोर्चे पर अब वो देश खुलकर सामने आ गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के दबाव में कदम नहीं उठा पाए, जिनमें ईरान के अलावा रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया प्रमुख है। इनके अलावा ट्रंप के लिए बड़ा झटका यह भी है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के खिलाफ वो देश भी खड़े हो गए हैं जिनके अमेरिका से गहरे संबंध हैं। सऊदी अरब, क्यूबा, चिली और पाकिस्तान ने ईरान पर हुए इस हमले की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताकर ट्रंप का घेराव भी किया है।
जो बताता है कि यदि इस जंग का विस्तार हुआ तो अमेरिका विरोधी धड़े का विस्तार भी संभव है, जिसे और घातक बनाता है ईरान का एक दावा। इस दावे में कहा गया है कि अब ईरान के पास परमाणु अप्रसार संधि से हटने का कानूनी अधिकार है और इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भी सौंप दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान अब न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इसमें अभी वक्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान खामोश रहेगा। ईरान का दावा है कि अगले कुछ घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई मध्य पूर्व के उन ठिकानों पर होगी जहां से यूएस का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो क्या ईरान पर हमला कर अमेरिका फंस गया है? और ईरान की जवाबी कार्रवाई इस क्षेत्र में कितना परिवर्तन लाएगी? तो अमेरिका की इस कार्रवाई को ब्रिटेन ने भले ही सही ठहराया हो, लेकिन नेटो के कई देश ट्रंप से दूरी बना रहे हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यूरोप के उन देशों ने भी इस हमले की निंदा की है जो ईरान के साथ संपर्क में थे। वहीं अमेरिका के करीबी माने जाने वाले अरब के कई देशों ने भी यूएस की निंदा की है और रूस, चीन ने भी इस मौके की तरह इसे लिया है, इसलिए वो अब अमेरिका के खिलाफ सक्रिय हो गए। यही नहीं, उत्तर कोरिया अमेरिका के खिलाफ ही नहीं खुलकर ईरान के साथ आ गया और माना जा रहा है कि युद्ध को विस्तार देने और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए अब रूस, चीन ईरान में अपना बेस बना सकता है। दरअसल ईरान पर हमला कर अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। गलती इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने सहयोगियों का पक्ष जाने बिना यह हमला किया है, जिससे ईरान को एक्शन लेने की स्वतंत्रता मिल गई। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री आरागची ने कूटनीतिक मंच संभाला और अमेरिका पर आरोपों की बरसात कर दी। उनके मुताबिक ईरान के साथ जारी कूटनीति अमेरिका ने ही विफल की है। ईयू के साथ बातचीत के दौरान भी अमेरिका ने कूटनीति विफल की, इसलिए ईरान अपना फैसला लेने के लिए अब स्वतंत्र हो गया है। ईरान के इन आरोपों और अमेरिका के हमले ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। भले ही ब्रिटेन इस हमले का समर्थन कर रहा है, लेकिन अरब में एक बड़े युद्ध की तस्वीर बन चुकी है और ईरान युद्ध में उतरने का फैसला भी कर चुका है, जिसका प्रमाण है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरानी युद्धपोत का पहुंचना। ईरान का यह युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के प्रवेश द्वार पर तैनात है, जो बताता है कि ईरान अब अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेगा, अरब रीजन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा और ईरान के सहयोगी भी इस जंग में उतरेंगे, जिसमें रूस और चीन मुख्य भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका का हमला विश्व राजनीति की सबसे बड़ी घटना है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही होता भी है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका के हमलों पर एक खुफिया रिपोर्ट है कि ट्रंप और खामनेई के बीच मैच फिक्स था, यानी ईरान को हमले की तारीख और समय पहले से पता था। यह सूचना खुद पेंटागन से तेहरान को दी गई थी। लेकिन यह सच है तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ट्रंप ने खुद ईरान को हमले की प्लान क्यों बताई? इस ऑपरेशन के पीछे एक खास मकसद था। हमलों से पहले क्या हुआ और इसके पीछे ट्रंप की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। जून का सूरज उगने से पहले जो खबर आई उसकी आशंका बहुत दिनों से अरब के आसमान पर मंडरा रही थी। अठारह 19 जून को जब इजराइल के आसमान पर अमेरिका के B-2 एटमी बॉम्बर मंडराते देखे गए, तभी यह मान लिया गया था कि व्हाइट हाउस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की तैयारी कर ली है। 22 जून की सुबह ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो में धुएं के गुबार देखे गए और उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने ईरान में धमाकों की खबर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन फिक्स था?
क्या ईरान को अमेरिका के हमले की तारीख और वक्त पहले से पता था? यह आशंका जताई जा रही है। अरब मीडिया हाउसेस ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट है कि वॉशिंगटन ने पहले ही तेहरान को हमले की सूचना दे दी थी। नाम छिपाने की शर्त पर एक ईरानी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक 21 जून को टीम ट्रंप ने तेहरान को संदेश भेजा था। ट्रंप ने संदेश भिजवाया था कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, केवल फोर्दो, इस्फहान और नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पर हमले किए जाएंगे। ईरान का दावा है कि सूचना मिलते ही ईरान हमलों के लिए तैयार था। 22 जून को जब ईरान पर हमले किए गए, उससे कई दिन पहले ही ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों की मजबूत मोर्चाबंदी कर चुका था। यह तस्वीर 21 जून 2025 की है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट का प्रवेश द्वार दिखाया गया है, जिस पर ईरान ने हैवी मेटल का कवर लगा दिया है। यानी ईरान पहले से ही अमेरिकी हमलों का असर घटाने के लिए फोर्दो पर तैयारी कर रहा था। फोर्दो ईरान का सबसे गहराई में बना न्यूक्लियर ठिकाना है। इसका डिजाइन बड़े से बड़े हमले को झेलने के हिसाब से तैयार किया गया है। तो ये फोर्दो के अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर का मॉडल है, जो पहाड़ के 90 मीटर नीचे बना है। इसके अंदर जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो दोनों ओर नजर आ रहे हैं। इनसे अंदर जाने के बाद गहराई में बने सुरंग के मुख्य प्रवेश तक पहुंचा जाता है। 2 लंबी सुरंगों में कई 100 मीटर चलने के बाद 2 और घुमाव आते हैं। इसके बाद मुख्य स्ट्रक्चर की तरफ जाने का रास्ता आता है। यहाँ से फोर्दो का सबसे अहम एरिया शुरू होता है। यहाँ बीच में एक वेंटिलेशन शाफ्ट बनाई गई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। स्ट्रक्चर में सबसे पीछे सेंट्रीफ्यूज कैस्केड लगाए गए हैं। यही यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता है। रिपोर्ट है कि 19-20 जून को फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट में कई ट्रकों और हैवी मशीनरी की आवाजाही होती रही है। इन ट्रकों के जरिए एनरिच्ड यूरेनियम और अहम संसाधनों को फोर्दो से बाहर निकाला गया है। इसके सैटेलाइट सबूत भी सामने आए। फोर्दो न्यूक्लियर साइट ईरानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम ठिकाना है। यहां सबसे ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट किया गया है, लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। यह तस्वीर 19 जून की है। इसमें फोर्दो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पर ट्रकों की कतार नजर आ रही है। दावा है कि ईरान ने यहां से अपना एनरिच्ड यूरेनियम हटा लिया है। 20 जून को भी फोर्दो सहित नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ी लॉजिस्टिक गतिविधि देखी गई थी। माना जा रहा है कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार रुकी है, लेकिन उसके सबसे अहम संसाधनों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 19 और 20 जून को नतांज, इस्फहान, फोर्दो पर बड़ी हलचल देखी गई। तीनों न्यूक्लियर ठिकानों पर 16 से 20 ट्रक देखे गए। इनके साथ कुछ ग्राउंड मूविंग हैवी मशीनरी भी देखी गई। कुछ घंटे बाद ट्रक सभी ठिकानों से नॉर्थ वेस्ट की तरफ रवाना हो गए। ईरान के एक अधिकारी का दावा है कि तीनों न्यूक्लियर साइट से संवर्धित यूरेनियम निकाल लिया गया है। अमेरिका के हमलों से ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है। हमलों से पहले संवर्धित यूरेनियम एक गुप्त ठिकाने पर भेज दिया गया था। मतलब यह है कि ट्रंप ने इजराइल को साधे रखने के लिए ईरान पर हमले भी कर दिए और ईरान को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि इन हमलों से हुआ क्या? ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम को 66% तक संवर्धित कर लिया था। सबसे बड़ा संवर्धित यूरेनियम भंडार फोर्दो में था, जिसे निकाल लिया गया। फोर्दो में ईरान ने सैकड़ों नए IR-6 एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। माना जा रहा है कि हैवी मशीनरी के जरिए सेंट्रीफ्यूज कैस्केड भी निकाल लिए गए। अगर ऐसा है तो अमेरिकी हमलों से केवल अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर आंशिक तौर पर तबाह हुआ होगा। यानी ईरान भी खुश, इजराइल भी संतुष्ट और अमेरिका जंग में उलझने से बच गया है। यानी न सांप मरा है न लाठी टूटी है।
ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम भी है और सेंट्रीफ्यूज के कैस्केड भी। अगर मैच फिक्स होने की रिपोर्ट 100% सही है तो आने वाले दिनों में ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो 24 घंटे पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक ईरान पर इतने बड़े हमले का आदेश देंगे और इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों को दहला देगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम ने यह फैसला अचानक नहीं लिया था। इस हमले की पूरी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी और यही वजह है कि अमेरिका के इस सटीक हमले की भनक तक दुनिया में किसी को नहीं लगी। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। महज 8 मिनट में अमेरिका ने वो कर दिया जिसका डर दुनिया को था। लेकिन उम्मीद थी कि ऐसा अगले 10 दिन तक नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देंगे या नहीं, इसका फैसला उन्होंने 2 हफ्ते बाद करने की बात कही थी। लेकिन 4 दिन बाद ही ट्रंप अपने फैसले से पलट गए और रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दहला दिया। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी की। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर से कुल 12 GBU-57 बम गिराए गए। नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर 2 GBU-57 बम से हमला किया गया। साथ ही 30 टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई। इसके अलावा इस्फहान परमाणु प्लांट पर भी 30 टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया गया। टॉम हॉक मिसाइलों को 640 किलोमीटर दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया था। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह पनडुब्बी फारस की खाड़ी में मौजूद थी। अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला बेशक बीती रात किया, लेकिन ट्रंप ने यह फैसला अचानक नहीं लिया था। अमेरिकी एयरफोर्स ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करेगी, ये ट्रंप तभी तय कर चुके थे जब वो 16 जून को G7 समिट से अचानक वॉशिंगटन लौट आए थे। यही वजह है कि ट्रंप ने G7 समिट से लौटकर 16 जून से 19 जून तक सिचुएशन रूम में कुल 4 बार मीटिंग की। दावा है कि इसी दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की मंजूरी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के साथ ही ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को तबाह करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। जिसकी शुरुआत हुई ईरान से 11,400 किलोमीटर दूर अमेरिका के मिसौरी में मौजूद व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस। जून को 6 अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। ये बॉम्बर करीब 37 घंटे तक अरब के आसमान में उड़ान भरते रहे। दावा है कि इस दौरान अरब में अमेरिका के 98 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात थे, जिनकी मदद से कई बार इन बॉम्बर्स में फ्यूल भरा गया। और 22 जून की रात 1 बजे इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसकी वजह से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। करीब 1.5 घंटे तक फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के आसपास मौजूद शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई।
सुबह 4 बजे अमेरिका B-2 बॉम्बर ईरान में दाखिल हुआ। सुबह 4:10 पर फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया। 4:15 पर इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट को दहलाया गया, जबकि 4:20 पर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइलें दागी। 4:30 पर B-2 बॉम्बर अपना मिशन खत्म कर वापस लौट आए। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करीब 1 घंटे 55 मिनट तक चला। दावा है कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद थे और पूरे ऑपरेशन पर उनकी नजर थी, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। पहली तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरों में ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन भी नजर आ रहे हैं। साथ ही तस्वीर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा सिचुएशन रूम में रक्षा सचिव पीट हेग्सेट, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी कबार्ड और CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ भी मौजूद थे। इस ऑपरेशन के बाद सुबह करीब 5 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी। अमेरिका ने 13,600 किलो के करीब 14 GBU-57 बम गिराए, जिसमें 2,500 किलो बारूद, यानी अमेरिका ने महज कुछ मिनटों में 35,000 किलो बारूद B-2 बॉम्बर से गिराए। इस ऑपरेशन के बाद नेतन्याहू ने मीडिया के सामने आकर ट्रंप को धन्यवाद दिया। साथ ही इजराइल की सड़कों पर थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगाए। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए इजराइल ट्रंप को धन्यवाद दे रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि डर है कि यह ऑपरेशन दुनिया में महायुद्ध छेड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान में अमेरिका ने जो हमला किया, रात 2:30 बजे जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस ऑपरेशन में कितने किरदार शामिल हैं। इजरायल की बात मानकर ट्रंप ने युद्ध में उतरने और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने का फैसला कब लिया। TV9 भारतवर्ष अब आपको इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। सत्रह जून 2025। ये वही तारीख है जब ट्रंप ने युद्ध में उतरने और ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले का निर्णय ले लिया था, यानी ठीक 5 दिन पहले। सत्रह जून 2025। इसी दिन अमेरिका के ऑपरेशन ईरानी एटमी मिशन की शुरुआत हुई थी। सत्रह जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर अचानक कनाडा से अमेरिका लौट आए थे। वापसी के दौरान ही ट्रंप ने कहा था कि इजराइल ईरान में सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने वॉशिंगटन DC पहुंचते ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम को न सिर्फ खोलने का बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में पहुंचने का हुक्म दे दिया। तभी से इसी सिचुएशन रूम में ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का प्लान शुरू हो गया। 5 दिनों तक प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट का सिलसिला चलता रहा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास बॉम्बर, फाइटर जेट, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती तेज कर दी। अमेरिका ने सबसे पहले मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेस की सुरक्षा बढ़ाई। मिडिल ईस्ट के बेस पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को बंकर में पहुंचाया। 5 दिनों की प्लानिंग और तैनाती के बाद 21 और 22 जून की रात अमेरिकी बॉम्बर और सबमरीन ने ईरान के 3 परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया। कल तक इजराइल को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि अमेरिका जंग में उतरेगा या नहीं।
ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करेगा या नहीं? अमेरिका ने इजराइल को इस बारे में जानकारी हमले से कुछ देर पहले ही दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ के चेयरमैन डैन कैम्प, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, अमेरिकी NSA और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CDS सुसी विल्स और व्हाइट हाउस के सलाहकार डेविड वेरिंगटन, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन के दौरान ये लोग सिचुएशन रूम में ही मौजूद थे। कनाडा से ट्रंप की वापसी और सिचुएशन रूम को एक्टिव करने के साथ ही इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि अमेरिका युद्ध में उतरने जा रहा है, और वही हुआ। ABC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी सेंटर पर जो हमला हुआ है उसका अभ्यास अमेरिकी और इजरायली सेना ने करीब 1 साल पहले ही किया था। यानी ईरान ने एटमी मिशन को खत्म करने की तैयारी बहुत पहले से ही की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो लंबे समय से ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर खतरा मंडरा रहा था। इजरायल हमेशा से यही चाहता था कि ईरान के एनरिचमेंट सेंटर तबाह कर दिए जाएं। अमेरिका डील की कोशिश में था, लेकिन बातचीत नतीजे पर पहुंचने से पहले इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद शुरू हुई जंग तब तक रुकने वाली नहीं थी जब तक इजरायल इन ठिकानों को तबाह नहीं कर देता। इसीलिए अमेरिका ने हमले किए और इनसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। ईरान पर अमेरिकी हमले उसके न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को चकनाचूर कर चुके हैं। जून का ऑपरेशन शुरू होने से पहले इजराइल लगातार ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले कर रहा था, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल ने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले किए। इसके साथ ही फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट साइट पर हमले किए। नतांज के एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए। अराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलें बरसाई गई। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को टारगेट किया गया। इसके साथ ही पर्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी बम बरसाए गए। लेकिन इजरायली हमलों में इस्फहान और नतांज को ही नुकसान पहुंचा। फोर्डो एनरिचमेंट साइट पर ओवरग्राउंड इंफ्रा ही तबाह हुआ। इसीलिए इजराइल बार बार अमेरिका से जंग में उतरने की अपील कर रहा था और अमेरिकी हमलों से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। B-2 बॉम्बर्स ने जो बम दागे हैं उनसे बड़ी तबाही हुई। खासकर फोर्डो, जो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम ठिकाना था, उसको गहरी चोट पहुंची। फोर्डो ईरान ने 2006 में बनाना शुरू किया था। 2012 से यहां ऑपरेशन शुरू किया गया। यह सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु ठिकाना था। यह सॉलिड रॉक पहाड़ी के 90 मीटर नीचे था। इसे बंकर बस्टर बम हमले झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे बनाने में 14,720 करोड़ रुपए की लागत आई थी। हालांकि इस्फहान में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। न्यूक्लियर साइट के बारे में IAEA की रिपोर्ट है कि अमेरिकी हमलों से यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट और फ्यूल प्लेट निर्माण प्लांट को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस्फहान कॉम्प्लेक्स के बाहर रेडिएशन नहीं बढ़ा है। इजराइल और अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका जरूर लगा है। ईरान कुछ ही दिनों में एटमी हथियार बनाने के करीब था। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसका एटमी मिशन कई साल पीछे चला गया। इजराइल के ऑपरेशन में ईरान के 20 सैन्य कमांडर मारे गए। इसके साथ ही 7 परमाणु वैज्ञानिक भी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। 3 बड़े न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं। परमाणु हथियार बनाने के काम आने वाले जरूरी संसाधन भी तबाह हुए हैं। इजराइल का मकसद ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकता था।
अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसे गंभीर चोट पहुंचाई है। अरब में सीरिया और लीबिया के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों ने ईरान को तो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। यह असर सिर्फ युद्ध में शामिल होने या न होने से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका संबंध है आर्थिक संकट से। शुरू हुआ ईरान का एक्शन, रण क्षेत्र बनेगा समंदर। ईरान पर अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जो बारूदी विनाशी नहीं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल ईरान ने यूएस से बदला लेने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करना। दरअसल ईरान पहले ही इस संबंध में ऐलान कर चुका था, लेकिन अमेरिका की युद्ध में एंट्री से पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद नहीं किया गया। पर अब ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने का फैसला ले लिया है, जिस पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को लेना है। और फैसला लेने से अब वो दूर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद करने से होगा क्या? पहला जवाब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की भौगोलिक स्थिति से जान लीजिए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच वो जल मार्ग है जो ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। इस क्षेत्र से इराक, कुवैत, बहरीन, कतर का क्रूड ऑयल दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। और अगर इस मार्ग को बंद कर दिया जाए तो दुनिया में पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई करने वाले सिर्फ यूएई और सऊदी अरब बचेंगे, जो अकेले दुनिया को आपूर्ति करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इससे दुनिया का 30% हिस्सा ठप हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमत $77 प्रति बैरल से $110 प्रति बैरल पर पहुंच जाएगी। यही नहीं, तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, साथ ही ऊर्जा का संकट भी पैदा हो जाएगा, जिसका असर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल ये जलमार्ग बंद नहीं है, लेकिन आशंका को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में फंसे 50 टैंकर जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दावा है कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की नौसैनिक क्षमता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।